अस्सलाम वालेकुम। एक तवाइफ की दुख भरी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे सगे बाप ने मुझे 10 लाख रुपए में जिस्म फरोशी के अड्डे पर भेज दिया, जहां मेरा हर रोज़ सौदा हुआ करता था। और फिर एक दिन सब खूबसूरत लड़कियों को दुबई भेज दिया गया। वहां के अरबी मर्द तो दरिंदों से भी बदतर थे, हर रोज़ बहुत अजियत देते थे। एक दिन मुझे एक अरबी घर ले गया। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन इसने जो मेरे साथ किया, ऐसा शाहिद ही किसी के साथ हुआ होगा। हर तवाइफ बुरी या बदकार नहीं होती, कुछ मेरे जैसी हालात की मारी भी होती हैं। मैं तो कभी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरे हालात ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरी कहानी सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह कई मर्दों के साथ रात गुजारने के बाद एक अरबी मर्द ने मुझे बताया कि असल मर्दानगी क्या होती है। मेरे होश ही उड़ गए थे जब अरबी मर्द ने मेरे साथ जब मैं अड्डे वापस पहुंची तो मेरे जिस्म से रूह तक खींच ली गई थी। मेरे जिस्म पे कोई ऐसा हिस्सा ना था कि जिस पर ज़ख्म का निशान ना हो। हर रात मेरी इज़्ज़त को तार-तार किया जाता। हर मर्द अपनी हवस और प्यास बुझाकर चला जाता। मैंने आईना देखना भी बंद कर दिया था। किसी से कोई बात भी ना करती थी, बस खामोशी से इस बोझ ज़िंदगी को उठाए घूम रही थी। मेरा बस चलता तो मैं अपनी जान ले लेती, लेकिन इतनी हिम्मत भी ना थी। सिर्फ़ 15 साल की उम्र में ही इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। नशे और शराब में चूर मर्दों ने कभी मेरी कम उम्री का ख्याल भी ना किया, बस अपनी हवस पूरी करते। हर रात मेरे साथ कोई ना कोई मर्द बदकारी करता और इतना बुरा सलूक करता कि मैं अपने आप से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। मैं कोई बेहया और बदकार लड़की नहीं थी, इसलिए मैं अभी तक इस सच्चाई को कबूल ही नहीं कर पाई कि मैं एक तवाइफ हूँ। लेकिन मुझ पर होने वाले जुल्म की दास्तां यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुछ बेज़मीर जिस्म फ़रोशों ने मुझे हज़ारों दिरहम देकर ज़र दिरहम के बदले दुबई के जिस्म फ़रोशों को फ़रोख्त कर दिया था। ये इनका बहुत बड़ा कारोबार था। खैर, मैं अब अरबियों के दिल बहलाने का सामान बन चुकी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पहुँचूँगी। मैं तो एक छोटे से गाँव में रहती थी। मेरा नाम इरम था। मेरी 2 छोटी बहनें और एक भाई था। मेरी माँ फ़ौत हो गई थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था। मैं कम उम्री में घर के सारे काम काज संभालने लग गई थी, क्योंकि मेरी माँ फौत हो चुकी थी और हमारा बाप एक शराबी था, जो कुछ भी कमाता अपने नशे में उड़ा देता। हमारे बाप ने कभी भी हमारी माँ का ख्याल नहीं रखा और अब ऐसा ही सलूक हमारे साथ करता था। मरते वक्त मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों का पूरी तरह ख्याल रखूं, और मैंने भी ऐसा ही किया। माँ के बाद 2 साल तक मैंने अपने बहन भाइयों को माँ की कमी महसूस न होने दी। मेरी माँ ने मरने से पहले ही मेरी मंगनी मेरे खाला के लड़के से कर दी थी। मैं सुबह से शाम तक घर का काम करती और रात को मेरा बाप नशे की हालत में घर आता तो मैं अपने बहन भाइयों को लेकर कमरे में बंद हो जाती। मुझे अपने बाप से बहुत खौफ आता था। वो नशे की हालत में होता। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अपने बहन भाइयों को खाना खिला रही थी कि अचानक मेरा बाप आ गया। हैरानी इस बात की थी कि इस वक्त मेरा बाप कभी भी घर नहीं आया। काफ़ी अरसे बाद मेरे बाप ने दिन के वक्त मुझे देखा, तो मुझे देखते ही मेरे बाप की आंखों में चमक आ गई थी और फ़ौरन ही घर से बाहर निकल गया। तो वही दिन मेरी बर्बादी का दिन था। काश कि मुझे पता होता कि मेरा बाप इस हद तक गिर जाएगा, तो मैं खुद को कहीं छुपा लेती, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी ही देर बाद मेरा बाप वापस आया और इसके साथ एक और आदमी भी था। मेरा बाप मुझे कहने लगा कि ये आदमी एक बहुत बड़ी कंपनी का ठेकेदार है और ये तुम्हें वहाँ काम दिलवाएगा, और तुम घर के अपने बहन भाइयों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सकोगी। बाप की ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे गलतफहमी हो गई थी कि वो अब हमारे हालात बदलना चाहता है। इसे हमारा एहसास होने लगा है। वो आदमी मुझे कहता कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलवाता हूँ। मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने इस आदमी और अपने बाप पर यकीन कर लिया और साथ चल पड़ी। मेरा बाप मुझे इस आदमी के साथ रक्शे में बिठाकर दूर वीरान जगह पर ले गया। यहाँ पर कोई फैक्ट्री का नाम भी नहीं था। मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। इतने में मेरे बाप ने मेरा हाथ इसके हाथ में पकड़ा दिया, जिसके बदले मेरे बाप ने इस आदमी से 10 लाख रुपए ले लिए और मेरे खलीस बाप ने मेरे जिस्म का सौदा कर दिया और मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। मैं बहुत रोई, मिन्नतें भी की, लेकिन मेरे बाप पैसों को देख कर दीवाना हो गया था और मेरी एक ना सुनी और चला गया।
بس یہی میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ اب مجھے جسم فروشی کے اڈے پہ رکھا گیا، جہاں ہر روز میری جسم کو درندوں کی طرح نوچا جاتا۔ دن گزرتے گئے اور اسی طرح سب لڑکیوں کو دبئی بھیج دیا گیا۔ اب یہاں ہر رات کوئی نہ کوئی عربی اپنی حوث مٹانے آتا اور میری زندگی کو بد سے بدتر بنا دیتا۔ ایک دن جب ایک عربی مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا تو میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور میرا بہت برا حال تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم فلیٹ پر پہنچے تو عربی نے مجھے بستر پر بٹھا دیا اور جوس کا گلاس لے کر آیا۔ میں ڈر گئی کیونکہ عام طور پر ہم لڑکیوں کو نشے والے جوس پلا کر استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ہم مزاحمت نہ کر سکیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جوس پی تو لیا، لیکن مجھے کوئی نشہ نہ ہوا، بلکہ میں بہتر محسوس کرنے لگی اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگ گیا۔ میں نے بہت کچھ اپنے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے جسم فروشی کے اڈے کے ایک ایک شخص کے بارے میں پوچھتا گیا اور ساتھ لکھتا بھی رہا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ پولیس والے آ پہنچے اور اس نے عربی میں بات کرنے لگا، جبکہ میرے ساتھ تو اردو میں بات کر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم اس کام سے آزاد ہونا چاہتی ہو، اور ساتھ ہی کہتا کہ میں پاکستانی پولیس اہلکار ہوں، یہاں اس گینگ کو پکڑنے آیا ہوں اور مجھے اس کام میں تمہاری مدد چاہیے۔ خیر دن گزرے، میں نے اس کی مدد کی اور ایک دن وہ پورا گروہ پکڑا گیا۔ پھر یہ آدمی مجھے پاکستان واپس لے آیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ مر چکا ہے اور میری بہن بھائی لاوارث ہو گئے تھے۔ محلے والے کچھ مدد کر دیا کرتے تھے۔ میرے بہن بھائی مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگ کے رونے لگ گئے۔ دن گزرتے گئے، ہماری زندگی پہلے جیسی تو نہیں، لیکن بہتر ہونے لگ گئی۔ کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی، سبھی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ ہم عورتوں کو طوائف بنانے والے یہی مرد ہوتے ہیں جو اپنی کسی لالچ، خواہش یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔